गिरिराज सिंह के एक बयान के बाद क्या बवाल मचा है, वार पलटवार किस तरह से हो रहा है, क्या मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है? एक बयान और उसके बाद ऐसा जवाब आया है, फिर ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मुसलमान अल्पसंख्यक अब नहीं है। दरअसल देश में चुनाव चल रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो भी चुके, अब तीसरे चरण का रण होना है। वोटिंग के लिए धुआंधार प्रचार भी हो रहा है, बयान भी सामने आ रहे हैं। तीसरे चरण के रण के लिए नेताओं के प्रहार भी और तीखे होते जा रहे हैं। इस बीच बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों के लिए हिंदुओं का गला काट रही है और देश में मुस्लिमों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहती है। जी हाँ, देखिए लगातार ये एक बयान आ जाने के बाद लगातार ये बहस दोबारा से शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा है कि सनातन का अपमान करने वालों का सम्मान हो रहा है, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी उनको जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रह गए। लेकिन इसी बीच इस बहस शुरू करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अल्पसंख्यकों पर गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है, ये उनका कहना है। अल्पसंख्यकों का दर्जा छीन लेना चाहिए और अब कहा है कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहना हिंदुओं से बेईमानी है। कांग्रेस आज देश में, और मेरा तो मानना है कि अब कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है। कर्नाटक में जो किया, मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यक हो गया है। अल्पसंख्यक का दर्जा इनसे ले लेना चाहिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा ही परिभाषित नहीं हो पा रही है, इसलिए अल्पसंख्यक कहना मुसलमानों को, ये हिंदुओं के साथ बेईमानी है। तो बीजेपी नेता आपने सुना, गिरिराज सिंह को सुना, और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है बहस के लिए। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, AIMIM के प्रवक्ता। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और सैयद जवाद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, शुरुआत आपसे, एक छोटा सा कमेंट, जल्दी मैं सब मेहमानों से एक कमेंट लूंगी। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, गिरिराज सिंह ने कहा है कि अल्पसंख्यकों का दर्जा छीन लेना चाहिए मुसलमानों से, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये दलित विरोधी हैं, बीजेपी की पूरी सरकार दलित विरोधी, SC ST विरोधी, अब तो OBC विरोधी भी है। और ये खास तौर से उनका जो कहना है, वो चुनाव से पहले ऐसी जबान से ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिनका प्रभाव एक समाज के लोगों पे उनको दुख पहुंचाता है। तो इस वजह से उनका जो सामाजिक जो ध्रुवीकरण है और जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है भाजपा की, उसमें उनको फ़ायदा मिलता है। 15% से कल तक तो वो ये बता रहे थे कि 15% मुसलमान से जो है 100% हमारे हिंदू भाइयों को डरा कर पहले तो ये वाली राजनीति चल रही थी। अब आरक्षण की बात चल रही है, कभी कहते माइनॉरिटी का स्टेटस हटा देंगे। जब तक देश में संविधान है, कोई भी काम होगा वो देश के संविधान के अनुसार होगा, ना कोई इसको हटा सकता। अगर संविधान ने वो इजाज़तें दी हैं तो उनको इजाज़त मिलेगी और वो बना रहेगा। मगर ये चुनाव से पहले ऐसी जो जबान जोरी वाली बात करते हैं, इनसे इन्हें बचना चाहिए, ऐसे बयानबाजी से। और मगर वो बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं कि समाज में कैसे समाजी ध्रुवीकरण हो जाए। निधि जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ धनंजय गिरी जी भी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। धनंजय जी, लगातार अंग्रेज साहब कह रहे हैं कि ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते हैं, फायदे के लिए दिए जाते हैं और एक ही कम्युनिटी को, और खासतौर पे दलित विरोधी पार्टी आपको बताया। सुमित जी, भारत में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है दुनिया में। 49 आधिकारिक मुस्लिम देश है, उसमें भी उसके बावजूद भारत जो है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है। आप अगर देखें तो लक्षद्वीप में 97% मुसलमान, 97%, जम्मू कश्मीर में 70%, वेस्ट बंगाल में 27.01% और असम में 34%, बिहार में है 17%। और इतनी बड़ी आबादी को 97% आबादी अल्पसंख्यक हो गई और 3% आबादी बहुसंख्यक हो गई। ये कैसे हो सकता है? और दलित विरोधी की बात करते हैं, AMU में
जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण छीन लिया और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या कर दी, और जम्मू कश्मीर में जहां की सिर्फ उनको बेहतर के काम करने के अलावा और कोई चीज में नौकरी नहीं देते थे। आप इस देश पर कितना जुल्म करना चाहते हैं, और इस बैठकर के सौहार्द की बात करते हैं जिनके पार्टी का नाम ही हो ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। आप देखिए पीएम आवास योजना की अगर आप बात करें तो उसमें मुस्लिम आबादी इस देश में भले 15% हो, लेकिन उसमें बेनिफिशियरी 24 से 30% है। पीएम जन धन योजना में 42% खाते खुले। सवाल ये उठता है कि 97% पॉपुलेशन को आप माइनॉरिटी कैसे कर सकते हैं? इवन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन यूएनएचआरसी के कई डिबेट्स में आया है, कई प्रोसीडिंग्स में आया है कि मैक्सिमम 2.5% होना चाहिए, कहीं कहीं आया है कि 10% के नीचे होना चाहिए। आजादी के समय जो आबादी 9% थी आज 15% से ऊपर है। आजादी के समय पाकिस्तान में 15% हिंदू गए थे जिनकी संख्या आज 2% से नीचे है। तो आज ये सोचने वाली बात है कि जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में 12%, आसाम में 34%, अगर आप परसेंटेज उठा करके देखेंगे कर्नाटका 20%, और कांग्रेस इस कुत्सित कार्यों को करने के लिए कांग्रेस अपना हाथ मजबूत करना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका हाथ मजबूत करना चाहते हैं। मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं मानते। मुसलमान इस देश का सेकंड बहुसंख्यक आबादी है। अल्पसंख्यक आप उनको कहेंगे। बड़ी टिप्पणी की आपने अभिजीत अवस्थी जी, मुसलमान इस देश का सेकंड बहुसंख्यक आबादी है, बड़ी टिप्पणी की है धनंजय जी ने। क्या नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है माइनॉरिटी लैंग्वेज को? आप क्या कहेंगे? निधि जी, संविधान में कहीं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जिक्र नहीं। अल्पसंख्यक मंत्रालय भी बहुत बाद में बना है, संविधान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रंगरेज साहब जो कह रहे हैं, इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे कि कहाँ फेंकते हैं इनको 100 करोड़ को। क्या अल्पसंख्यक होने का दर्जा ये चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं? ये वही पार्टी है जिनके नेता कहते हैं कि एक दिन चला जाएगा मोदी हिमालय पर और योगी चला जाएगा मठ में, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? कर्नाटक में नेहा से लेकर के हरियाणा की निकिता तोमर तक, अंकित शर्मा से लेकर चंदन सक्सेना तक, अब बताओ ना इनको किस बात के लिए? पहली बात। दूसरी बात, किस योजना में, सरकारी योजना में इनको इस तरीके का कोई भेदभाव किया जा रहा है जिसमें इनको ना कुछ मिल रहा और बाकियों को मिल रहा? वास्तव में धनंजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि अल्पसंख्यक होने की जो कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है, संकल्पना है, वो यूएनओ के तहत है। यूएनओ में जिसमें जहां पर अभी तो ये 15% करे धनंजय जी, 15% नहीं है, वास्तव में ये 19 से 20% तक है। और 19 से 20% में लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1% 2% तो घुसपैठ ही हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब भारत का मुसलमान भारत के मुसलमानों की बात करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घुसपैठियों, धर्म के आधार पर घुसपैठियों का पक्ष लेता तब दिक्कत होती है। हम कहाँ, हमारे बीच में कहाँ क्या खाई है ये बताइए ना, क्या खाई होनी चाहिए? जो यहाँ पर अगर अल्पसंख्यक हैं तो वास्तव में जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये लोग हैं ना अल्पसंख्यक। और इनकी जनसंख्या, पारसियों की जनसंख्या के बारे में तो कहा जा रहा है कि दिन पर दिन और कम होती जा रही है। और उनको किस तरीके का भेदभाव है, सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को है। बिल्कुल सैयद, बड़ी संख्या होने के अवस्थी सर हमारे साथ सैयद जवाद भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सैयद साहब देखिए, जिस तरीके से अवस्थी जी भी बता रहे थे कि आप फायदा तो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज का, सारी चीजों का सभी को बराबर मिल रहा है, और खासतौर पर उन्होंने आंकड़े भी बताए, तो फिर ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की लगातार बहस क्यों? ये बहस इसलिए हो रही है कि 2 चरण के चुनाव जो हैं जिस प्रकार से हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज घटा है, तब से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकुन हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो घबराए हुए। और जो मोदी मैजिक 400 पार का नारा दे रहे थे, अब उससे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप देखिए 10 साल के कार्यकाल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा। ना वो नोटबंदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जिसमें कहते थे हमने मास्टर स्ट्रोक मारा है, हमको वोट दो। नोटबंदी इनका मास्टर स्ट्रोक फेल हुआ, लोग लाइन में लगकर खत्म हो गए। जीएसटी इनका जो मास्टर स्ट्रोक था, उसके ऊपर भी वोट नहीं मांग रहे हैं। फिर 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते थे, जो सब लोग कहते थे कि मास्टर स्ट्रोक मांग दिया हमने, उसके नाम पर वोट मांगो ना। उसके बाद अभी अग्निवीर लेकर के आए थे, जो मास्टर स्ट्रोक मार दिया था, उसके नाम पे वोट मांगो। जो महंगाई खत्म करने का वादा करा था, उसके नाम पर वोट मांगो।
जो इनकी स्मृति ईरानी जो अल्पसंख्यक मंत्री भी है इस वक्त, वो सिलेंडर महंगा होने पर जमीन के ऊपर लौटती थी, सड़कों के ऊपर लौटती थी। अब उनके सामने घर की औरतें सिलेंडर रख के पूछ रहे हैं कि बताओ कितने रुपए का आ रहा है। मांगो ना आप महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे। ये चुनावी मुद्दों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, इसीलिए पॉलिटिकल बेगैरती पर आ गए, पॉलिटिकल बेगैरती पर आ गए। जमीन खिसक रही है, इसीलिए हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण के नाम पे। और हैरत की बात है कि चुनाव आयोग जिस खामोशी के साथ, जिस लाचारी के साथ सुन रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपको वो भी देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नजीर पेश करी जाए। ठीक है सैयद साहब, आपके पास आएंगे, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि कैसे इंडिया गठबंधन के जो प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम प्रतिनिधि, वो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दे रहा है इंडिया गठबंधन। तो इस पे भी आरोप है, इस पर जवाब लूंगी आपसे। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा आ गया है सामने। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है अरविंदर सिंह लवली ने। ये बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ा स्टेप है। अरविंदर सिंह लवली ने ये स्टेप उठाया है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक और झटका, कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। कुमार, एक और झटका कांग्रेस को। जी बिल्कुल, और जो सवाल उठाए हैं लवली ने वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तमाम एक चिट्ठी लिखी है कांग्रेस अध्यक्ष को, लेकिन जो उसमें बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि उनको बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी के प्रभारी महासचिव हैं दीपक बावरिया, वो फैसले नहीं लेने दे रहे थे, सारे फैसले वो ही कर रहे थे। उनको मीडिया प्रमुख तक तय करने का अधिकार नहीं मिला था। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली यूनिट गठबंधन नहीं चाहती थी, उसके बावजूद गठबंधन किया गया। मैं भारी मन से ना चाहते हुए भी केजरीवाल के समर्थन में मुझे जाना पड़ता था, जबकि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे। और केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस के खिलाफ तमाम आरोप लगा करके आगे बढ़ी। तो ऐसे में मैं अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहता हूं और उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। विक्रांत, देखिए सबसे कमाल की बात यह कि अब 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली में भी चुनाव होना है, गठबंधन है कांग्रेस का और खासतौर पे आम आदमी पार्टी का। इससे पहले राजकुमार चौहान भी इस्तीफा दे चुके हैं, अब अरविंदर सिंह लवली, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर हैं खासतौर पे दिल्ली की राजनीति के अंदर। ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, खासतौर पे दिल्ली की अगर बात करें तो? जी, इसके पहले भी अगर आप याद करें तो अब कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जो अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से वापस आए और उसके बाद उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने बीच मझधार में कांग्रेस पार्टी से के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और सीधे तोहमतें लगाई हैं पार्टी के प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया पर कि वो उनको फैसले नहीं लेने दे रहे। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर भी सवाल खड़ा किया है। तो ये बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली बात है और कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल इस बात पर भी आ रही है कि उदित राज और कन्हैया कुमार को लेकर के पार्टी के भीतर ये कहा, तमाम आवाजें उठ रही हैं कि दोनों नेता दूसरी पार्टी से आए और दिल्ली में 3 सीटों में से 2 सीटें उनको दे दी गई। ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी के कैडर में है और जिसकी आप कह सकते हैं कि तस्वीर अरविंदर लवली के इस्तीफे के तौर पर सामने आई। बिल्कुल कुमार, इस पे आला कमान को बताया गया, इससे पहले इस बात की शिकायत को एड्रेस किया गया आला कमान के सामने अमरिंदर सिंह लवली की तरफ से, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और अब 2 चरण के बाद ये फैसला लिया गया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं लगातार दिल्ली यूनिट जो है वो नहीं चाहती थी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना। उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम करप्शन के चार्जेस रहे, जो पार्टी कांग्रेस पर करप्शन के चार्ज लगा के आगे बढ़ी, ऐसे में हमको गठबंधन नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा ये तक लिखा है कि पार्टी के प्रभारी महासचिव उनको काम नहीं करने दे रहे, उनको फैसले नहीं लेने दे रहे। तो सीधा आरोप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आला कमान के जो प्रतिनिधि हैं प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया, उन पर निशाना साधा है। तो अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल की बात है कि गठबंधन को लेकर उनके ही अध्यक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी के कैडर में तमाम नेता ये बात करते आए हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस आला कमान के सामने चुनौती है कि नया अध्यक्ष चुने और कैडर के बीच जो नाराजगी है उसको दूर कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत। लगातार विक्रांत हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पार्टी के लिए अब दिक्कत यह भी है क्योंकि अब खुद प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और वो भी चुनावों के बीच में। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जिस पर लगातार हम बात कर रहे थे। गिरिराज सिंह ने इस बीच कांग्रेस पर हमला बोला। जी हां, मुस्लिमों के लिए हिंदुओं का गला काटा जा रहा है, हिंदुओं के संवैधानिक अधिकार छीने गए हैं और कांग्रेस चाहती है देश में गृहयुद्ध हो जाए। ये सारी बातें कही हैं गिरिराज सिंह ने। कांग्रेस पार्टी तो
मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया, हिंदुओं का आज तक जो नहीं हुआ था वो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया। कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। अगर ओबीसी का अधिकार कांग्रेस छीनेगी तो कांग्रेस क्या चाहती है कि मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दें, ओबीसी सड़क पर उतर जाए, हंगामा हो, लालू यादव सरीके के लोग ऐसे समय में उनकी जुबान चुप हो जाएगी। कर्नाटक के इशू पर तेजस्वी का जुबान चुप है। बताए ओबीसी का हक क्यों मारा जा रहा है? मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देकर के कांग्रेस ने जो किया है कर्नाटक में, इस पर ओबीसी क्यों नहीं, ये तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ओबीसी का हक छीना जा रहा है? कांग्रेस और महागठबंधन चाहती है कि ओबीसी जो पिछड़े हैं देश के, वो अब सड़क पर उतरे अपने हक के लिए। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त है। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी टिप्पणी पर कि जो गिरिराज सिंह ने बोला है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पहली बात, कांग्रेस गृह युद्ध कराना चाहती है, कांग्रेस मुसलमानों को लड़वाना चाहती है और ओबीसी का दर्जा भी छीनना चाहती है, ये कहा गया। और मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काटा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि केंद्र में आप एक बार फिर से मुसलमान आ गए और बहस चालू हो गई। जी एक बात कह रहा हूं, देखिए निधि जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश को आज़ादी से लेकर अभी तक मुसलमानों की जो हालात इस देश में हैं, सरकारी नौकरियों में सिर्फ 2% है, मगर है हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, मगर परसेंटेज जो है हमारी जो है जनसंख्या के आधार पर 14% है। मगर ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, ये मुसलमानों की वोट तो लेती है मगर उनको हिस्सेदारी नहीं देती। और दूसरा, अभी प्रमोद कृष्णम जो है, आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं आप हमें 400 पार करा दीजिए, हम संविधान भी बदल देंगे और जो दलितों को आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म कर देंगे। तो इस चुनाव में कहीं आरक्षण की बात खत्म करने की बात हो रही है, कहीं माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होने की बात हो रही है, कहीं गृह युद्ध की बात हो रही है। चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी कर कर कैसे किस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाए, ये भाजपा के नेता बाखूबी जानते हैं। मगर जब हमारा इलेक्शन कमीशन अभी तक बिल्कुल खामोश बैठा है, जब खुलेआम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, उनके जो हमारी विपक्षी पार्टियां वो मुसलमान को जो है हिस्सेदारी देने से परहेज कर रही है, तो ये दिखाती है कैसे हमारे पिछड़ेपन का जो कांग्रेस का सबसे बड़ा कसूरवार कांग्रेस है। इस पे धनंजय जी का भी जवाब ले लेते हैं रंगरेज साहब, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए कमेटी की सिफारिश, बिल्कुल, देखिए धनंजय जी, कहा यह जा रहा है रंगरेज साहब के आपकी डरा रहे हैं, डरा कर वोट ले रहे हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिश सुनिए सर, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, एक मिनट हो गया सिफारिश लागू कर दीजिए। महाज पर खड़े हैं, आप सब कुछ जानता है, इसके बताने की नई जरूरत नहीं है। आप कश्मीर में जब दलितों को उनका हक देने की बात आती है तो कहते हैं कि बेहतर से आप करो, जब आप यहाँ पर आप एएमयू में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जो वहां पर दलितों का आरक्षण खत्म करते हैं, अरे सुनिए, दलितों का हक मारने वाले, दलितों की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, तू बता ओबीसी का हक क्यों लूटा? ये कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है, हमारे जैसे ओबीसी सवाल पूछ रहे हैं आज कि कर्नाटक में ओबीसी सेक्शन 2 भी बनाकर ओबीसी का हक कांग्रेस ने मुसलमानों को के दफ्तर पे जाइए। नेहरू कहते हैं आपको कांग्रेस के दफ्तर पे जाके विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, उनसे पूछिए सवाल, जाइए उनके घर पे। इस वतन की माटी से खाया पिया जिस माटी का, उसके तो हो जाओ, और इस मक्कारी की महाज पर खड़े होकर मुनाफत और मक्कारी का ऐसा खेल मत खेलो। इस देश के दलितों के साथ जो दलन का काम किया है वो बंद करो अब। और किस दलित को आपने क्या दिया जरा बता दीजिए? एएमयू में उनका हक छीन लिया,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीना, जेएनयू में, यहाँ तमाम जगहों पर छीना। कौन से मुस्लिम स्टेट्स में, कौन से मुस्लिम के संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण, आप बता दीजिए मुझे, एक जगह बता दीजिए। आप खाते जाए हक उनका, कांग्रेस आपको हक देती जाए, ओबीसी का सारा हक उठा के आपको दे दे। और अभी एक सज्जन कह रहे थे चुनाव, ये बीच चुनाव में क्या हो रहा है, इंडी की नैया गुड़गुड़ गोते खाए, उनके लगातार भागते जा रहे हैं, जिनको टिकट दे रहे वो भाग जा रहे हैं, जिनको टिकट दे रहे वो भाग जा रहे हैं, और इंडी की नैया की हालत ये है। चलिए ठीक है सैयद साहब, यही सवाल मैं पूछूंगी, क्या इंडी गठबंधन ज्यादा अच्छा लग रहा है मुसलमानों को, जो बहस आकर रुक गई है? ठीक है धनंजय जी, मैं आऊंगी, एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, बहस को थोड़ा और विस्तार देने की हम कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी का उद्धव ठाकरे पर हमला, सनातन को गाली देने वालों के साथ नकली शिवसेना। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को सनातन विरोधी बताया है, विपक्ष ने सनातन का अपमान करने वालों का सम्मान किया। जो डीएमके पार्टी, वो उनकी खासम खास वो कह रही है सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है, कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी। इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। नकली शिवसेना इन सब एजेंडों में इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो इनकी ये हरकतें बहुत दुखी करती, और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज्यादा दुखी उनके इन कारनामों से होती होगी। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम आपके सामने झूठ बोलते हैं। जी हां, झूठ बोलने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर प्रियंका गांधी ने बातें कही, और पीएम के दिल में सच बोलने की भावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ना देखिए तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। तो बहस में ये ट्विस्ट जरूर आया है कि सनातन विरोधी कहा है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से विपक्ष को, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। धनंजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी पब्लिक मंच पर ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, प्रियंका गांधी अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रही हैं। इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, और हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है, चाहे वो चाइना से वार हुआ हो, चाहे तमाम घटनाएं हुई हो, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ हो, हर समय हम लोगों ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा, इस मुल्क के शीर्ष पर जो बैठा हुआ है उसकी गरिमा रहनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा तो लगातार सामने आ रहा है। और बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था, हिंदू हृदय सम्राट कहा था खुद को। जब उनसे पूछा गया कि बाबरी विध्वंस में आपके हाथ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पैर था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और जब बाला साहब ठाकरे, जब विचार किसी पार्टी से निकल गया, जब ईस्ट निकल गया, तो शिवसेना क्या रह गया? विचारहीन एक जगह पर संस्थान रह गया, विचारों से और कुछ लोग मुनाफत और मक्कारी के महाज पर खड़े होकर के कुछ लोग मुल्क के मुसलमानों को भी भरमाने का प्रयास करते हैं। इस माटी से इस मुसलमानों को जोड़ने नहीं देते। उनके लिए, कांग्रेस के लिए बिल्कुल बिल्कुल धनंजय जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन बीच सैयद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद प्लीज, सैयद मुद्दे की बात तो करें, इधर उधर की बात करते हैं। एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं धनंजय जी की बात। मुझे निधि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए वक्तव्य पे तो अब दया आने लगी है। वो दया के पात्र हैं। रीजन क्या है?
और मैं देश की जनता को सतर्क करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मणिपुर यह में मुल्क इन्होंने इतना अपना विकास कमजोर करा नहीं है कि इस मुल्क जिस का तरीके वजीर से आजम मणिपुर दया को का गिराया पात्र है। पूरे एक दो देश कौड़ी का को जो आदमी है इस वो मुल्क के समझ करके प्रधान रहने की वजीर आजम जरूरत को है। दया का ऐसे पात्र, नफरती तुम्हारी दया अंदाजों से कौड़ी भाड़ में जाके तुम्हारी दया। मुल्क का प्रधानमंत्री वजीर आजम दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखिए धनंजय जी प्लीज आराम से, धनंजय जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें और आराम से एक दूसरे की बात सुने। धनंजय जी प्लीज एक बार बोलने दीजिए सैयद को। मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन कर रही हूँ। सैयद जी और धनंजय जी प्लीज, ये तरीका नहीं है बहस को आगे बढ़ाने का। अवनीश जी अपनी बात रखिए, ये तरीका नहीं है और इस तरह से ये इस लैंग्वेज में बात मत करिए। धनंजय जी प्लीज। अवनीश जी आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। निधि जी, पहली बात तो ये कि आज अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको प्रियंका गांधी ने सभ्य इंसान कहा, बाकायदा उनको गद्दार कहा गया था। जब उनको यूएनओ में भेजा गया तो उनको गद्दार कहा गया था कि ये गद्दार आदमी को कहां भेजा जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, कर्नाटक में तो लुट गया ओबीसी का कोटा। अब कहां की बारी है? झारखंड, जहां पर शुक्रवार की छुट्टी होती है, बिहार, वहां पर भी ओबीसी का लुटने वाला है। और दलितों के लिए तो पहले से इन्होंने कर रखा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत 70 सालों तक 72 सालों तक दलितों को मूलभूत अधिकार नहीं थे। नौकरी नहीं मिलती, नागरिकता तक नहीं थी उनके पास। वो सिर्फ सफाई का कर्मचारी का काम करते थे। एमबीए की डिग्री लेकर के उनके पास जम्मू कश्मीर में सिर्फ सफाई कर्मचारी के नाम। ये सच है, इसमें कहीं कोई किसी तरीके का झूठ नहीं है। झूठ है तो बताएं। बिल्कुल। तीसरी बात, जामिया और अलीगढ़ केंद्र सरकार के पैसे से, हम टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है, उसमें दलितों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो अब अगला, अगर मान लीजिए जहां कांग्रेस की सरकार आएगी, बिल्कुल देखिए अवस्थी सर, रंगरेज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। रंगरेज साहब देखिए, अवस्थी जी जो पॉइंट कह रहे हैं, जो वैलिड पॉइंट कह रहे हैं कि देखिए आप लगातार आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन जब आप एमआईयू की बात करते हैं तब ये बातें नहीं सामने आती हैं। बीच में तो बोलता नहीं हूं, मैं बीच में नहीं बोलता ना। देखिए सैयद साहब रंगरेज साहब भी बोल रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। एक एक करके क्या दलित भाई एमयूए में नहीं पढ़ते? क्या जामिया में दलित भाई नहीं पढ़ते? क्या वहाँ पर सिख भाई नहीं पढ़ते? क्या सब समाज के लोग पढ़ते हैं? और अभी भी यूपीएससी में 31 बच्चे जो वहाँ से जो कोचिंग लेकर वो भी वहाँ से पढ़कर बने। ये नैरेटिव फैलाना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रोफेसर तो जरूर है, मगर इनकी जो सोच है वो है मुसलमानों से नफरत करना, और ये उसी आइडियोलॉजी को बार बार लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूं भाजपा अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो ये पूछिए उनकी पार्टी में मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है, कोई विधायक क्यों नहीं है, मोदी जी की कैबिनेट में मुसलमान क्यों नहीं है, और अपने मैनिफेस्टो पर क्यों बात नहीं करते? वो अपने बताएं, साल में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, महंगाई कम करने की बात की गई थी, पेट्रोल कम करने की बात की गई थी, किसानों की आयु 2 गुना कई सवाल उठ रहे हैं। गिरिराज सिंह के एक बयान के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं और जो उन्होंने सवाल किया उसी पर ही आज ये बहस हो रही थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी बात जो कि अनुराग ठाकुर की तरफ से कही गई है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ है, आपकी संपत्ति मुस्लिमों को देना चाहते हैं, जातिवाद क्षेत्रवाद पर देश बांटना चाहते हैं, ये हमला बोला गया अनुराग ठाकुर की तरफ से। टुकड़े टुकड़े गैंग ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो जातिवाद पर क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, कोई कमी नहीं रखी, पक्का मकान, शौचालय, गैस सिलेंडर से लेकर अनाज सब दिया, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया, उसका अधिकार था उसको वो दिया। ये तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए।